क्या आप 100% श्योर हो कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा ही? बिहार में एक एमएलए के पीए ने फॉर्म 7 की मदद से करीब 80,000 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की। इस फैसले ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड वाले डिसीजन पर बिल्कुल यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसका मतलब था कि सॉफ्टवेयर ने आपकी पहचान पर रेड फ्लैग लगा दिया है। मालतीपुर जैसे क्षेत्र में कुल डिलीशन का 67% हिस्सा सिर्फ महिलाओं का था। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से काटे गए थे उनके लिए अपील करना या अपना नाम वापस जुड़वाना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो गया। एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि कौन सस्पिशियस वोटर है और वो एल्गोरिदम ब्रोकन है, अनटेस्टेड है और बिना मैनुअल के डिप्लॉय हुआ है। मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर कल आपके यहाँ चुनाव हो जाए तो क्या आप 100% श्योर हो कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा ही? अब आपके लिए ये सवाल काल्पनिक या फालतू हो सकता है, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये सवाल एक कड़वी सच्चाई है। और इसका रीजन है एक प्रोसेस जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR। आज हम SIR को 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला बिहार, जहां नियम बार बार बदले गए। दूसरा बंगाल, जहां लोगों को सही वजह बिना बताए उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। और तीसरे पार्ट में हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे और आपको ये समझाएंगे कि आप SIR के लिए कैसे रेडी हो सकते हो अगर आपके स्टेट में SIR होने वाला है। बिहार में नियमों का झोलझाल तब शुरू हुआ जब 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने अचानक घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में SIR किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस का एक ही बड़ा गोल था, वोटर लिस्ट को साफ करना, यानी कि वोटर लिस्ट को बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ करना और हर तरह की पुरानी गलतियां और फर्जी मतदाताओं को हटाना। शुरुआत में नियम बिल्कुल सरल था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं है तो आपका नाम डिलीट किया जाएगा और फिर आपको एक नई सिरे से फॉर्म 6 नई रजिस्ट्रेशन के लिए भर के सबमिट करना था। और अगर डेटाबेस में जानकारी गलत थी या पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही थी तो अपनी जानकारी को वेरीफाई करने के लिए और करेक्ट करने के लिए फॉर्म 8 भर के सबमिट करना था। लगभग 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि के साथ आपको फॉर्म सबमिट करना था, ये साबित करने के लिए कि वो एक वैलिड निवासी और वोटर है। इसका साफ मतलब ये है कि अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो सिर्फ आपका आवेदन ही रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि वोटर लिस्ट से आपका नाम भी हटाया जा सकता है। और ये सब कब? जब इलेक्शंस बिल्कुल सर पे थे। अब बिहार में ग्राउंड रियलिटी ये रही कि कई लोगों के पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे और सबसे खराब बात ये थी कि आधार कार्ड को इन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। और कहा क्या गया? क्योंकि आपके आधार कार्ड की डिटेल्स फर्जी हो सकती है और तो और शायद आपका आधार कार्ड ही फर्जी हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ आधार कार्ड आज की डेट में सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू सरकार डायरेक्ट बेनिफिट तक ट्रांसफर करती है, जैसे PM किसान सम्मान निधि का पैसा, मनरेगा का पैसा और स्कॉलरशिप्स का पैसा वगैरह वगैरह। अब इसके रिजेक्शन से क्या हुआ कि लोगों में भारी दहशत डर पैदा हो गया कि भैया अब तो आधार कार्ड ही इनवैलिड हो गया है, जिसे हम सबसे बेसिक आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल प्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का पहला बड़ा यूटर्न 6 जुलाई को आया, जब इलेक्शन कमीशन ने अचानक एडवर्टीजमेंट जारी किए और बताया कि वोटर्स अब इन्यूमरेशन, ये जो फॉर्म है जो आपको डिटेल्स भर के BLO को देना होता है, जिसके बेसिस पर आपकी मैपिंग की जाएगी, आपका नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, ये फॉर्म अब आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी सबमिट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ढील दे दी विज्ञापन देकर कि अभी आप दनादन फॉर्म जमा कर दीजिए, किसी तरह के दस्तावेज की बाद में बात होती रहेगी। अब देखो, ये एक डायरेक्ट और बड़ा नियम चेंज था जिसने पूरी प्रोसेस की पहली वाली शर्तों को बिल्कुल पलट कर ही रख दिया। 11-12 डॉक्यूमेंट को सीधे 0 ही कर दिया। ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी दिख रही थी, और वो ऐसे कि पहले नियम सबके लिए समान था, फॉर्म भरो और कागज दिखाओ, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट वाली शर्त ने वोटर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक मैप्ड, जिन्हें सॉफ्टवेयर ने पहचान लिया, उन्हें कोई कागज नहीं देना पड़ा, और दूसरा अनमैप्ड, जिन्हें सॉफ्टवेयर ने नहीं पहचान पाया तो उन्हें सस्पेक्ट मान लिया गया। पहले की शर्त थी कि अगर कोई गड़बड़ है तो BLO घर जाकर जांच करेगा, लेकिन बाद में ये जो बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा करने वाली स्कीम आई, इस नई सुविधा ने ह्यूमन वेरिफिकेशन को ही खत्म कर दिया। अब शर्त ये हो गई कि अगर आपका नाम कंप्यूटर डेटाबेस में चट्टोपाध्याय लिखा है और पुरानी लिस्ट में चटर्जी है तो कंप्यूटर उसे रिजेक्ट कर देगा। और क्योंकि अब आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देने थे, इसलिए आपको ये प्रूफ करने का मौका ही नहीं मिला कि आप वही इंसान हैं। सिस्टम ने सीधा मान लिया कि आप वो इंसान ही नहीं हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है।
यानी कि अब आप बन गए फर्जी वोटर और अब आपको शुरू से साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं और आपको वोट डालने का अधिकार है। अब सबूत देने की जिम्मेदारी भी आप पर आ गई। अब आपको साबित करना था कि आप सही हैं, क्योंकि अगर आप अनमैप्ड कैटेगरी में आए, एक ऐसी कैटेगरी जहां आपका नाम स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, तो आपको तुरंत नोटिस भेज दिया जाएगा। शॉर्ट में ये समझ लो कि अगर आप अनमैप्ड वोटर हुए तो आपको 20 साल पुराने वो कागज ढूंढने थे जो शुरुआत में अनिवार्य नहीं बताए गए थे। बोले तो जिस वोटर ने सोचा था कि प्रोसेस आसान हो गई है और सिस्टम खुद ही डिटेक्ट करके उसका नाम जोड़ देगा, उसने तो फॉर्म भर के दे ही दिया है। उसे अचानक पता चला कि अब वो वोटर लिस्ट से बाहर होने वाला है और उसे कोर्ट या दफ्तरों के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। अब देखो, अगर हम बड़े और गुपचुप बदलावों को इग्नोर भी कर दें तो भी ये बदलाव तो सामने ही था ना, कि पहले डॉक्यूमेंट्स देने थे और बाद में नहीं। लेकिन फिर भी 8 जुलाई 2025 को चुनाव आयोग ने साफ तौर पर किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया और कहा कि ओल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब पहले जैसा ही है। फिर लेकिन साथ साथ ही ये भी कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स बाद में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के इस बयान ने कॉन्ट्राडिक्शन ही पैदा कर दिया, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नियम वही हैं और दूसरी तरफ वो डॉक्यूमेंट सबमिशन की शर्त में ढील भी दे रहा था, जिसने वोटर्स को बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल वैसे जैसे अभी आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो और वीडियो को आखिर तक देखते चलो। 27 जुलाई 2025 को मैप्ड और अनमैप्ड वोटर्स की गिनती पूरी हो गई। फ्लैग्ड एंट्रीज की फाइनल लिस्ट बनकर तैयार हो गई, नोटिस भेजने की तैयारी शुरू हो गई और फॉर्म 678 की फीडिंग का काम भी पूरा हो गया, जिसमें चुनाव आयोग ने बताया कि लगभग 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म्स जमा हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं रह गया कि करोड़ों फॉर्म के साथ कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी साथ में मिले, तो इस पर कोई भी क्लियर डेटा सामने नहीं आया। भैया जी, हम बड़ा कंफ्यूजिया गया हूं, आधी अधूरी बात काहे बताए हैं। हम लोग उतना तेजस्वी नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं, हमको बता देते तो थोड़ा ठीक रहता। भाई ये बताओ कि जब सरकार के पास टेक्नोलॉजी और डेटा का इतना बड़ा भंडार है, फिर भी वोटिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स का क्लियर और रिटन रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया। हमको तो लगता है कि इस पूरी प्रोसेस को जानबूझकर उलझा हुआ रखा गया, जिससे कि ना तो हमको समझ आएगा और ना हम सवाल पूछ पाएंगे। और अब बिना क्लियर रिकॉर्ड के किसी भी गड़बड़ी के लिए किसी को जिम्मेदार भी ठहराया नहीं जा सकता, ना तो इलेक्शन कमीशन को, ना तो किसी ऑफिसर को। तो दोस्त, ये तो ट्रांसपेरेंसी का बड़ा इशू है। और असली धमाका तो तब हुआ जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल रिलीज किया गया और लोगों को एक खतरनाक शौक लगा, क्योंकि इस नए डेटा के मुताबिक लगभग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। जैसे सर्फ एक्सेल कपड़ा साफ करता है ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन भैया जी, ये सारे के सारे वोटर्स तो जिद्दी दाग नहीं थे। आमतौर पर वोटर लिस्ट के रिवीजन में कुछ हजार या लाख नाम हटते हैं, जिससे मृत्यु होने पर नाम हट जाता है या पता बदलने पर नाम हट जाता है। लेकिन यार, 65 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि एक झटके में बहुत बड़ी आबादी का लोकतांत्रिक अधिकार ही छीन लिया गया, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और किसी दूसरे उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर सिग्नेचर करने का, सपोर्ट करने का अधिकार भी छीन लिया गया। अब इसमें कई ऐसे जेन्युइन वोटर्स भी थे जो सालों से वोट दे रहे थे, पर इस नए डिजिटल सिस्टम ने उन्हें भी बाहर कर दिया। कभी बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म भरने को कहा गया, तो कभी अचानक 20 साल पुराने कागज मांग लिए गए। नियमों में इस कंफ्यूजन का नतीजा यह हुआ कि आम आदमी समझ ही नहीं पाया कि उसे अपना नाम बचाने के लिए करना क्या है। और आप जानते ही हैं कि जब नियम बार बार बदलते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का कोई एक्सेस नहीं है। अब जैसे आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आपके मोहल्ले की सड़क के लिए कितना पैसा आया, किसने सड़क बनाई, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप RTI बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल करके ये सब पता कर सकते हो। नहीं पता होता भाई, नहीं पता होता। और सोचो, जो ऑफिशियल्स, जो सरकारी कर्मचारी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, उनको ही सही से ट्रेनिंग और जानकारी नहीं मिली कि भाई मैपिंग भला क्या है, तो सोचो आम जनता को तो कितना ही समझ आ रहा होगा। अब इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ी तो ये दिखाती है कि चुनाव आयोग का नया डिजिटल एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर जैसे एरोनॉट और डीडुप्लीकेशन टूल और अनट्रेन्ड स्टाफ ग्राउंड वर्क के लिए तैयार ही नहीं थे। और बाद में ईसी को खुद भी ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करनी पड़ी कि डिटेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर डिफंक्ट था, यानी सही से काम नहीं कर रहा था। सॉफ्टवेयर ने स्पेलिंग की छोटी गलतियों को फर्जीवाड़ा मान लिया, अधिकारियों ने बिना सोचे समझे एक साथ नाम डिलीट करने के आदेश पर साइन कर दिए। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतने सारे केसेस और फॉर्म्स को इतने कम टाइम में एक एक करके क्रॉस चेक करना लगभग नामुमकिन ही है। देखा जाए तो सिस्टम ने यह मान लिया कि सॉफ्टवेयर का डेटा सही है, BLOs ने सब चेक कर लिया है,
जबकि कुछ डेटा पुराना भी था और फ्लॉड भी था। जब लाखों वैलिड वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है ना, तो चुनाव की निष्पक्षता यानी फेयरनेस खत्म हो जाती है। अब इतनी बोरिंग बातचीत आपने सुनी है तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनना तो बनता है। हुआ कुछ यूं कि फाइनल वोटर रोल रिलीज करने से पहले बिहार में एक एमएलए के पीए ने फॉर्म 7 की मदद से करीब 80,000 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की, जो फॉर्म नाम जुड़ने या डिलीट होने पर ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए जमा किए गए थे। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक सीट जीतने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी फॉर्म 7 के मिसयूज पर चिंता व्यक्त की थी। 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इंटरफियर किया। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट पब्लिक की जाए और हर नाम काटे जाने का ठोस कारण बताया जाए। ऐसे थोड़ी ना बिना कुछ बताए मनमानी कर सकते हैं। इस ऑर्डर के बाद एक बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब कोर्ट ने आधार कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर अनुमति देने का आदेश दिया। इस फैसले ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड वाले डिसीजन पर बिल्कुल यूटर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि पहले आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। नेक्स्ट फेज में आते आते पूरी टाइमलाइन ही ढह गई। शुरुआत में अपना नाम जुड़वाने के लिए या अपनी जानकारी सही करने के लिए क्लेम्स जमा करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर रखी गई थी, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने अपने ही नियम बदलते हुए कहा कि 1 सितंबर के बाद भी क्लेम्स दिए जा सकते हैं और फाइनल लिस्ट आने के बाद भी करेक्शंस पॉसिबल होंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? क्लेम्स जमा करने की डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आया और पता चला कि 65 लाख लोगों के नाम गायब हैं, तो पूरे देश में और खासकर प्रभावित राज्यों में हाहाकार मच गया। 1 सितंबर की डेडलाइन बहुत छोटी थी। जिनके नाम हटाए गए थे उनमें से ज्यादातर लोग क्लेम सबमिट नहीं कर पाए थे, और अगर चुनाव आयोग पुरानी वाली डेट पर ही अड़ा रहता तो करोड़ों लोग सड़कों पर उतर सकते थे या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, बूथ लेवल ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जाती। इसलिए टाइमलाइन बढ़ाकर आयोग ने एक तरह से पैनिक बटन को शांत करने की कोशिश की। अब सॉफ्टवेयर ने तो एक झटके में फ्लैग लगा दिए, मतलब गड़बड़ी दिखा दी, लेकिन उन क्लेम्स को प्रोसेस करने के लिए जो कर्मचारी चाहिए थे उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। लाखों की संख्या में आए ऑब्जेक्शन और फॉर्म्स को 1 सितंबर तक मैन्युअली जांचना नामुमकिन था, और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बीएलओ पर काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि वो खुद सिस्टम से और समय मांग रहे थे। अब क्योंकि मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में था, तो आयोग को डर था कि अगर लाखों वैलिड वोटर्स को सुनवाई का मौका दिए बिना लिस्ट फाइनल कर दी गई तो पूरी प्रोसेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया जा सकता है। इसलिए 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार करने की बात कही गई, जो कि शायद ये दिखाने का तरीका था कि आयोग उदार है और सबको पर्याप्त मौका देगा। दरअसल अंदरूनी तौर पर आयोग को भी एहसास हो गया था कि उनके एल्गोरिदम ने भरपूर गलतियां की हैं। एमडी और मोहम्मद जैसे मामूली अंतरों की वजह से जो नाम कटे थे उन्हें मैन्युअली ठीक करने के लिए समय काफी नहीं था, और अंतिम लिस्ट के बाद भी सुधार की बात कहकर उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सेफ्टी विंडो बना ली। बिहार की इस पूरी स्थिति का निचोड़ देखें तो मुख्य मुद्दे नियमों का बार बार बदलना, समय सीमा में बदलाव होना और असंगत संचार थे, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरी प्रोसेस ही लगभग अनस्टेबल, अस्थिर हो गई। अब भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी ने तो पूरी प्रोसेस को सक्सेसफुल बता दिया, लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अगले ही दिन एक एनालिसिस पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स मिले, यानी 14 लाख लोगों के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड्स थे और 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोटर्स नकली और फर्जी एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे। रैंडम वोटर्स जो कि अलग परिवार, कास्ट और कम्युनिटी से थे, उनको एक साथ जोड़कर फर्जी एड्रेसेस, फर्जी पतों पर दिखाया गया। ऐसा द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पता लगाया अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। ये तो हुई बिहार की बात। अब जरा पश्चिम बंगाल का मामला भी समझते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के फेज 1 के दौरान एक अजीब कैटेगरी लाई गई, जिसे अंडर एडजुडिकेशन यूए कहा गया। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कानूनी डिसीजन की प्रोसेस में होना, और जब भी किसी वोटर को यूए कैटेगरी में डाला गया तो इसका मतलब था कि सॉफ्टवेयर ने आपकी पहचान पर रेड फ्लैग लगा दिया है और अब एक अधिकारी तय करेगा कि आप वैलिड वोटर हैं या नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल में डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बहुत आक्रामक तरीके से हुआ। जब सॉफ्टवेयर को किसी वोटर के नाम, उम्र या पते में मामूली सा अंतर भी मिला तो उसने सीधे डिलीट नहीं किया, क्योंकि पहले बिहार में ऑलरेडी बहुत हंगामा हो
हो चुका था और कोर्ट का डर भी था। इसके बजाय उसने उन नामों को यूए कैटेगरी में डाल दिया, जो कि एक तरह का डिजिटल वेटिंग रूम था। अब इस यूए कैटेगरी की अजीब बातें ये थी कि कई वोटर्स को पता ही नहीं था कि वो यूए कैटेगरी में है। जब ड्राफ्ट लिस्ट आई तब उन्हें अपनी स्थिति का पता चला। ड्राफ्ट लिस्ट बोले तो सरकार की तरफ से एक ऐलान होता है कि हमारे हिसाब से ये लोग वोटर हैं। अगर आपको लगता है हम गलत हैं या आपका नाम छूट गया है तो अभी हमें बताएं। और बंगाल में अधिकारी एक दिन में 4000 से 5000 फाइलों पर साइन कर रहे थे। तो यूए के मामलों को टाइमली और सही तरीके से कंप्लीट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इसको अब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल जो लोग यूए कैटेगरी में थे उन्हें नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया गया। उनसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जो उनमें से कईयों के पास थे ही नहीं, जैसे कोई 20 साल पुराना रिकॉर्ड हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक अनपढ़ वोटर से ये बोला जा रहा हो कि अपनी 10th की मार्कशीट लाओ। अरे जो कभी स्कूल ही नहीं गया वो कहां से लाएगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स? भाई कम से कम बात तो कायदे की करो। ये 10th वाली मार्कशीट की बात सुनकर तो ये ख्याल आता है कि काश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स हमारे नेताओं से मांगे होते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। अब हर वोटर इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है कि इसका मतलब समझ पाए, तो इसका असर क्या हुआ? यूए कैटेगरी ने वोटर्स के मन में डर पैदा कर दिया कि शायद वो अगले चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। आंकड़ों से पता चला कि बॉर्डर वाले जिलों और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स को इस कैटेगरी में असमान रूप से डाला गया था। यूए के पूल में 60 लाख से ज्यादा लोग डाल दिए गए थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो लोग ना तो कंफर्म वोटर की लिस्ट में शामिल थे और ना ही उन्हें आधिकारिक तौर पर डिलीट किया गया था। इसने लाखों लोगों के अधिकारों को लिमिटेड कर दिया और लटकती हुई स्थिति में छोड़ दिया, जहां उनके वोटिंग अधिकार पर फैसला होना बाकी था। और अंत में क्या हुआ कि इतने सारे यूए केस हो गए कि सिस्टम उन्हें ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाया, जिससे एसआईआर की पूरी प्रोसेस ही तैयारी की कमी और पक्षपात के आरोपों से घिर गई। 60 लाख से ज्यादा वोटर्स जो यूए कैटेगरी में थे, अब उनमें से 45% नाम हटा दिए गए। हाल तो यह है कि एक बीएलओ का ही नाम हटा दिया गया। मोहम्मद शफीउल आलम, जो कि नॉर्थ 24 परगनास के बशीरा सीट से आते हैं, जो कि टीएमसी की सीट है, उन्हें पता चलता है कि उनका भी नाम डिलीट हो चुका है, जबकि उनका कहना है कि मेरे पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में 1966 से है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, वो भी एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसके बावजूद भी मेरा नाम हटाया गया, तो ऐसा लगता है कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इतने सारे नाम डिलीट होने के बाद कुछ शॉकिंग पैटर्न दिखाई दिए। द वायर और अन्य रिपोर्टों के एनालिसिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा डिलीशन उन क्षेत्रों में देखे गए जो बॉर्डर जिले हैं या जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में डेटा ने साफ इशारा किया कि उन बूथों पर डिलीशन का परसेंटेज बहुत ज्यादा था जहां 90% से ज्यादा माइनॉरिटी वोटर्स हैं। अब इस डेटा पैटर्न ने पूरी एसआईआर प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी और जियोग्राफिकल एरिया में इतने बड़े लेवल पर नामों का डिलीट होना एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की जगह कुछ और ही लग रहा था। डिस्ट्रिक्ट वाइज मुस्लिम डोमिनेटेड जिले जैसे कि मुर्शिदाबाद से 4.5 लाख नाम हटा दिए गए, नॉर्थ 24 परगना से 3,20,000 नाम और मालदा से 2,30,000 नाम हटा दिए गए। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि बंगाल में एसआईआर की पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ा, क्योंकि उनके नाम पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा डिलीट किए गए। द वायर के एनालिसिस के मुताबिक रघुनाथगंज जैसे इलाकों में जहां लगभग 17.2% पुरुषों के नाम हटाए गए, वहीं महिलाओं का डिलीशन रेट लगभग 29.7% तक पहुंच गया। एक्सट्रीम केस तो तब बना जब मालतीपुर जैसे क्षेत्र में कुल डिलीशन का 67% हिस्सा सिर्फ महिलाओं का था। आसान भाषा में समझें तो 100 में से 67 महिलाओं को ही हटा दिया गया। ये डेटा साफ दिखाता है कि जेंडर बेसिस पर रिवीजन का असर काफी अनइक्वल रहा, जिसने महिला वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में बदलाव किया। और ये तो हम सब जानते हैं कि टीएमसी के वोट बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं की है। बिहार की तरह यहाँ भी सिस्टम की नाकामी तब साफ दिखती है जब चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़ी शिकायतों के लिए 19 ट्रिब्यूनल्स को तो बना दिया, लेकिन उन्हें सही तरीके से चलाने के लिए ना तो कोई ऑफिसेस दिए और ना ही कोई फंक्शनल सिस्टम तैयार किया। नतीजा ये निकला कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से काटे गए थे, उनके लिए अपील करना या अपना नाम वापस जुड़वाना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो गया। इन शॉर्ट, सिस्टम ने उनका वोट तो लिया ही, साथ ही जस्टिस मांगने का मौका भी नहीं मिला। इसके बाद वाले स्टेज में वोटर्स एक अजीब से टाइमलाइन ट्रैप में फंस गए, जहां 29 मार्च और 1 अप्रैल को सप्लीमेंट्री डेडलाइन रखी गई थी। और सप्लीमेंट्री डेडलाइन वो अंतिम लक्ष्मण रेखा है
जिसके बाद 2026 के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। यदि किसी का नाम इस सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं आया तो उसे अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद 6 से 9 अप्रैल के बीच वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया। द वायर के मुताबिक इतनी टाइट डेडलाइन की वजह से लोगों के पास अपने नाम काटे जाने के खिलाफ अपील करने का बिल्कुल समय ही नहीं था। जब तक लोगों को अपने नाम काटे जाने की खबर मिलती और वो अपील करने का सोचते थे, तब तक सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से उनके पास करेक्शन का कोई भी मौका नहीं बचा था। अब आता है सबसे बड़ा सवाल ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि चुनाव आयोग ने नामों को डिलीट करने के रीजंस को पब्लिकली शेयर करने से इनकार कर दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी करार दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य मुद्दे बड़े लेवल पर नाम डिलीट होना, अफेक्टेड ग्रुप्स में एक क्लियर पैटर्न का दिखना और अपील करने की प्रोसेस का टफ या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना ही रहा। द वायर के मुताबिक सभी फैक्टर्स की वजह से पूरी प्रोसेस का आउटकम ही क्वेश्चनेबल हो गया है। ये था पश्चिम बंगाल एसआईआर का पूरा सिनेरियो। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, जहां हम बिहार एसआईआर और पश्चिम बंगाल एसआईआर का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन क्यों करना है कंपैरिजन? जब दोनों ही जगह सेम चीज हुई है तो सब कुछ तो सेम ही होगा ना। ना मुन्ना ना, यही तो ट्विस्ट है। दरअसल बिहार और बंगाल के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस प्रॉब्लम्स के डिफरेंट टाइप्स में दिखता है। देखिए, बिहार में तो सबसे बड़ी दिक्कत नियमों का कंफ्यूजन रही, जहां बार बार बदलती गाइडलाइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी ने वोटर्स को उलझाए रखा। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में जो प्रॉब्लम्स थी वो नियम से ज्यादा आउटकम्स के पैटर्न पर नजर आई। वोटर्स के एक्सपीरियंसेस को देखा जाए तो दोनों स्टेट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था। बिहार में लोग पूरी तरह से कंफ्यूज थे, क्योंकि नियम इतनी बार बदले कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट सही है और कौन सा नहीं है। वहीं बंगाल में लोगों का हाल इससे कहीं ज्यादा बुरा था। वहां तो लोग बिल्कुल चौंक ही गए, क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना कोई वजह बताए, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के उनका नाम क्यों काट दिया गया। बिहार की लड़ाई प्रोसेस को समझने की थी, तो बंगाल की लड़ाई अपने छीने गए वोटिंग राइट को बचाने की थी। सिस्टम बिहेवियर के मामले में भी दोनों राज्यों में जमीन आसमान का फर्क देखा गया। बिहार में सिस्टम थोड़ा लचीला रहा, जहां लोगों की मुश्किलों को देखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया गया और डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया, ताकि लोग किसी तरह की प्रोसेस का हिस्सा बन सके। इसके उलट बंगाल में सिस्टम बेहद रिजिड नजर आया, जहां रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट थे और टाइमलाइन इतनी ज्यादा टाइट रखी गई थी कि कई बार लोगों को प्रोसेस समझने और अपील करने का टाइम ही नहीं मिला। बिहार ने रास्ता देने की कोशिश की तो बंगाल की व्यवस्था ने रास्ते मुश्किल कर दिए। अगर हम दोनों मामलों को एक साथ देखें तो ऊपर से देखने पर बिहार और बंगाल की कंडीशंस भले ही अलग लगती हों, लेकिन दोनों की कोर प्रॉब्लम बिल्कुल एक ही है, वोटर लिस्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल और लोगों का सिस्टम से उठ रहा भरोसा। जहां बिहार में नियम और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इतनी अनस्टेबल थी कि उन पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया था, वहीं बंगाल में एसआईआर प्रोसेस के नतीजे इतने शॉकिंग थे कि उन्हें लॉजिक से समझना मुश्किल लग रहा था। अंत में दोनों ही जगह वोटर्स का विश्वास सिस्टम से कम हुआ, एक जगह प्रोसेस की गलती से और दूसरी जगह नतीजों के ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से। अंत में सवाल सिंपल है कि अगर सिस्टम प्रेडिक्टेबल ही नहीं है या ट्रांसपेरेंट ही नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करेगी? क्योंकि वोटिंग राइट सिर्फ तभी काम करता है जब तुम्हारा नाम लिस्ट में हो और तुम्हें पता हो कि वो नाम वहां क्यों है। ये सब जो आपने सुना, ये कोई डिस्टोपियन मूवी का सीन नहीं है जहां एक अच्छी दुनिया का बिल्कुल उल्टा होता है लेकिन अंत में हीरो आकर सब ठीक कर देता है। ये तो 2025-26 का इंडिया है और ये सीन कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह वगैरह। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सुनने में बोरिंग लगता है, टेक्निकल लगता है, इसमें अभी तक 8 बार हो चुका ही है, लेकिन इस बार सब कुछ इतना अनसर्टेन क्यों लग रहा है? क्योंकि इस बार एक एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि कौन सस्पिशियस वोटर है और वो एल्गोरिदम ब्रोकन है, अनटेस्टेड है और बिना मैनुअल के डिप्लॉय हुआ है। हर डेमोक्रेसी को क्लीन वोटर लिस्ट चाहिए होती है। लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, लिस्ट आउटडेटेड हो जाती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन कभी कभी फुल रीसेट करता है, हर एक वोटर को स्क्रैच से वेरीफाई करता है। इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस। प्रोसेस सिंपल है, एक गवर्नमेंट वर्कर आता है, बूथ लेवल ऑफिसर या बीएलओ, वो आपको एक फॉर्म देता है, आप भरते हो, नाम, एज, एड्रेस प्रूफ वो सिस्टम में अपलोड करता है और उस बेसिस पर डिसाइड होता है नाम रहेगा, ऐड होगा या डिलीट होगा। इंडिया ने यह प्रोसेस 1951 से 2002 के बीच 8 बार किया है। लास्ट टाइम हुआ था 2002 से 2004 में।
सब मैनुअल था, स्लो था, मैसी था, पर रूल्स क्लियर थे। लेकिन अगर 2025 का सीन देखें तो इस दौरान सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि पुराना डिटेल्ड मैनुअल हटा दिया गया और नया नियम लाया गया। अगर आप या आपके पेरेंट्स 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे तो आप सेफ हैं, वरना आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने ही होंगे, कभी कभी अपने पेरेंट्स के भी पेश करने पड़ेंगे। असली मुश्किल तब शुरू हुई जब लोगों को 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट ढूंढने को कहा गया, जो कि पेपर पर प्रिंट थी, लोकल लैंग्वेजेस में थी और जिसमें स्पेलिंग मिसमैचेस होना बहुत आम बात थी। इस सब के बीच एक बड़ा शॉकर ये रहा कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो नकली या डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ने के काम आता है, उसे भी बंद कर दिया गया, जिसने पूरे वेरिफिकेशन प्रोसेस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनका डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफेक्टिव है और गलत फ्लैग्स जनरेट कर रहा है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद एक यूटर्न 24 नवंबर 2025 को आया। कोर्ट के नोट करने के महज 8 दिन बाद वही सॉफ्टवेयर दोबारा ऑन कर दिया गया, लेकिन इस बार सारे वेरिफिकेशन रूल्स और एसओपीज हटा दिए गए। ना कोई मैनुअल था, ना कोई पब्लिक अनाउंसमेंट, बल्कि एक दूसरा एल्गोरिदम भी क्वाइटली एक्टिवेट कर दिया गया। ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स को इसका पता तब चला जब उनके ऐप्स में नए लिस्ट आने लगे। बिना किसी ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शंस के सिस्टम रियल टाइम अपडेट हो रहा था और इसी सेकंड एल्गोरिदम ने पूरे खेल को बदल कर रख दिया। इस पूरे प्रोसेस का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल रखा गया था। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आप या आपका कोई रिश्तेदार 2002 से 2004 की वोटर लिस्ट में था तो आप मैप्ड हैं और आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा ना कर पाने पर आप अनमैप्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां नोटिस, हियरिंग और डॉक्यूमेंट्स का झंझट शुरू हो जाएगा। इसके लिए ईसीआई ने पुरानी लिस्ट को स्कैन करके डिजिटाइज किया और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मैचिंग शुरू की। पर असली मुश्किल यहां आई कि डिजिटाइजेशन की एक्यूरेसी महज 60% से 90% के बीच होती है, जिसने 30% नामों के गलत होने की गुंजाइश पैदा कर दी। एल्गोरिदम इतना सख्त था कि स्पेलिंग में छोटा सा बदलाव, जैसे चट्टोपाध्याय का चटर्जी होना या एज और जेंडर का मिसमैच होते ही वो तुरंत फ्लैग कर देता था। नतीजा ये रहा कि वेस्ट बंगाल में 1.31 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.35 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी 3.66 करोड़ लोगों का वोटिंग स्टेटस एक ऐसे सॉफ्टवेयर और डेटा पर निर्भर हो गया जो पूरी तरह से अनरिलायबल था और जिसके लिए कोई ठोस इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं थे। अगर हम इस पूरे मामले को जूम आउट करके देखें तो कई गंभीर रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। सॉफ्टवेयर को डिफेक्टिव बोलकर दोबारा वही यूज करना, कोर्ट में मैनुअल रिव्यू का वादा करके ग्राउंड पर बल्क प्रोसेसिंग करना और बिना किसी एसओपी या मैनुअल के नियम बदलते रहना, जिसने माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सबसे बड़ा सवाल अब इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर उठता है कि क्या वो आपके वोट का गार्जियन है या फिर ईसीआई एक ऐसा फॉल्टी सिस्टम बना रहा है जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप वोटिंग राइट डिजर्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पेंडिंग है और इलेक्शंस नजदीक हैं, जहां करोड़ों लोग अपनी वोटिंग एग्जिस्टेंस साबित करने की लाइन में खड़े हैं। आज आपका वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी चीज बन गया है जिसे आपको हर हाल में साबित करना पड़ रहा है। इसलिए वक्त रहते अपना वोटर स्टेटस चेक करें, ताकि देर होने से पहले आप अपनी गलती सुधार सकें। अगर आपके स्टेट में भी एसआईआर होने वाला है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ियां हैं तो जल्दी से ठीक करा लीजिए, अभी भी टाइम है, वरना तो वही हाल होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी।